हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक, सहायक शिक्षक और सीजी टेट के लिए आप लोग की क्लास लगातार हम लोग की चैनल पे हो रही है। साथ में हम लोग अपने बैच के माध्यम से कंप्लीट एक बेहतर रणनीति के तहत टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से तैयारी करवा रहे हैं। हमारा बैच आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक रहता है, तो इसलिए केवल टेस्ट सीरीज़ नहीं है ना, वो हर चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो जिन लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, केवल यूट्यूब में क्लास देख रहे हैं, उन लोग ध्यान दीजिएगा। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लें, क्लास कर लें, लेकिन जब तक छत्तीसगढ़ लेवल पे सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजी टेट लेवल पे अगर आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। इस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। ये बाकी एग्जामों से थोड़ा अलग है। इसमें जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खेलने लगता है। जितना ज़्यादा दिमाग खेलेगा उतने ही ज़्यादा नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसीलिए आप कितना भी पढ़ें, तुरंत उस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस, सभी संभावित प्रश्नों को क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश जरूर किया करें। वही सब हमारी बैच के द्वारा आपको करवाया जाता है। आपको टारगेट दे के कंप्लीट तैयारी करवाने के बाद आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है पूरे हर क्वेश्चनों का। वो भी जब तक पेपर नहीं होगा तब तक लगातार आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। चलेगा। आप लोग का लगातार डिमांड आ रहा था, सर सामाजिक अध्ययन की क्लास तो बहुत लंबे समय से हो रही है, आप विज्ञान की क्लास स्टार्ट कीजिए। तो चलिए, विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम लोग ने विज्ञान का पहला क्लास शुरू किया है, ठीक है। डेली 9 PM में जुड़ जाया करें सभी लोग, ठीक है। तो इकाई नंबर 1 आपके अंतर्गत हम लोग ने जो टॉपिक चुना है, वो टॉपिक हम लोग इसलिए चुने क्योंकि ये बैच में भी टेस्ट चल रहा था, तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं करके, क्योंकि हमारे बैच में इसी का टेस्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला आप लोग का टॉपिक है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। उसके अंदर सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे विषाणु। क्लास नंबर ये पहला है। चलिए सीधे आपको मैं सिलेबस पे ले जाता हूँ। आपको पता है कि मेरे द्वारा केवल सिलेबस के उन्हीं पॉइंटों को करवाया जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप जैसे जाएंगे इकाई नंबर 7, ठीक है, ये इकाई नंबर 7 होना था, इकाई 1 लिख दिया हूँ गलती से, इकाई नंबर 7 है, ठीक है। इसका इकाई नंबर 1 है विज्ञान का, और ऐसे में ओवरऑल इकाई नंबर 7 है। इसमें आप लोग देखेंगे सजीव है, इसी में 4 नंबर में यहाँ पे देखेंगे मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, डायरेक्ट आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग पहले कंप्लीट कर रहे हैं, फिर बाकी को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला हमारा क्लास होने वाला है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य पर। उसके अंतर्गत आपको सूक्ष्म जीव पढ़ना है। सूक्ष्म जीव में क्या आते हैं? जीवाणु, वायरस, कवक, ठीक है। वायरस मतलब विषाणु ही होता है। आज हम लोग करेंगे इसको, विषाणु को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वायरस को पहले कंप्लीट करेंगे, फिर आगे उसके बाद इन सब टॉपिक को धीरे धीरे कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिएगा। कोशिश करिएगा जिनके पास अगर नोट्स ना हो, साइंस का नोट्स बनाना चाहिए तो आप नोट्स बना लीजिएगा और पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, ठीक है। जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, लास्ट में और बोलना चाहूँगा, फीस की कोई चिंता नहीं है, एकदम नाम मात्र की फीस है। लाखों रुपये खर्चा करके डीएड बीएड किए हैं, उसका वैल्यू तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। सहायक शिक्षक 699, शिक्षक 799, सहायक शिक्षक 1299। इस बैच को लेंगे सभी लोग ताकि आपका कंटिन्यूटी, एक क्लास इसका करके कंटिन्यूटी आपका डेली होते रहे, ठीक है। अल्टरनेट चलता है, एक दिन सहायक शिक्षक, एक दिन शिक्षक। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लास्ट में यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप हमारे बैच से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बार बार पछतावे से बेहतर है इस बार जी जान लगा के तैयारी कर ली जाए, ठीक है। चलेगा। जिन लोगों के पास नोट्स नहीं होगा, नोट्स नहीं बनाएंगे, नोट्स बना लीजिएगा क्लास के बाद। इसका PDF नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मैं क्लास में करवाता हूँ उसका PDF मैं नहीं देता, क्योंकि वही चीज़ मैं कराता हूँ क्लास में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आप कॉपी में नोट करके खुद से लिखे रहेंगे तो आपका दिमाग क्लिक करेगा, और जैसे 4 ऑप्शन आप देखेंगे आपको तुरंत आंसर आपका ऑटोमेटिक दिमाग क्लिक करने लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप हाथ से लिख के प्रैक्टिस किए रहेंगे। चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं विषाणु। पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, क्लास लंबा हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत पढ़े, हमारे सिलेबस में सूक्ष्म जीव दिया हुआ है, तो उसमें विषाणु है सबसे पहले, तो उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा विषाणु होता क्या है, सबसे पहले ये समझना होगा। तो विषाणु क्या होता है? विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन अविकल्पी परजीवी कण होते हैं, ठीक है। किससे बना होता है? तो विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। एक अविकल्पी परजीवी कण होते हैं तथा जीवित परपोषियों के अंदर प्रजनन करते हैं, ठीक है। ये एक परजीवी कण होता है, और ये जो जीवित कोशिका है उसके अंदर जाके घुस के फिर अपना क्या करें, प्रजनन करते हैं। देखते हैं विषाणु जब आता है, वायरस जब जाता है फिर फैलने लगता है, जैसे आपका कोरोना वायरस भी था, ठीक है, H1N1। तो वो जैसे शरीर में जाता है तो उसके बाद वो प्रजनन करने लगता है। तो वही चीज़ें लिखा है, जीवित परपोषियों के अंदर वो प्रजनन करते हैं, अपनी मात्रा को बढ़ाने लगता है। जैसे एक वायरस आपके अंदर घुसा, वाटर में 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, ऐसे क्या बढ़ने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। जो विषाणु होता है विशिष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, ये अविकल्पी परजीवी कण होता है तथा जीवित परपोषियों के अंदर प्रजनन करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन जितने बनेंगे मैं आपको कुछ आंसर बताते जाऊँगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अकोष्की होते हैं, तो ये पूछता है ये कोष्की होते हैं या अकोष्की, तो ये अकोष्की होते हैं तथा इनमें सजीवों तथा निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आएंगे आपको जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगी, ये 4 ऑप्शन आपके रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है। ये देखिए पहले तो निर्जीव जैसे कण के जैसे रहते हैं, जैसे ये सजीवों के अंदर जाते हैं ये प्रजनन करने लगते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं, जीवित जीव कोशिकाओं के जैसे कार्य करने लगते हैं, इसीलिए इसको बोला गया है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा। अगला देखिएगा, इसमें सजीवों की भांति आरएनए या डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। सजीव भांति इनमें आरएनए या डीएनए नामक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जैसे हम लोग में पाया जाता है डीएनए पाया जाता है, वैसे ही इनमें भी पाया जाता है। निर्जीवों के भांति इनमें कोशिकांगों तथा जीव द्रव्यों का भाव होता है। ये देखिए दोनों के बारे में क्लियर कर दिया है। सजीव से तुलना करेंगे तो इसमें आरएनए या डीएनए जैसे आनुवंशिक पदार्थ होता है। निर्जीव से तुलना करेंगे, क्यों निर्जीव बोलते हैं, तो इसमें कोशिकांगों और जीव द्रव्यों का भाव होता है। इसमें कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। जैसे हम लोग में जीव द्रव्य पाया जाता है ना, जीव द्रव्य के अंदर सभी जो अंग है वो रहते हैं। इसमें ना कोशिकांग पाया जाता है ना जीव द्रव्य पाया जाता है, तथा श्वसन उत्सर्जन जैसी जैविक क्रियाएँ भी नहीं होती, इसीलिए इसको निर्जीव के से भी तुलना की जाती है। श्वसन भी नहीं करता, उत्सर्जन भी नहीं करता, ऐसी कोई भी जैविक क्रिया नहीं करती, ठीक है। इनके क्रिस्टल भी बनाए जा सकते हैं तथा विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम भी नहीं पाया जाता। इतने सारे ये निर्जीव के गुण इनमें दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है विषाणु में कई प्रकार विषाणु में एंजाइम पाया जाता है क्या, या कौन से किस में एंजाइम नहीं पाया जाता था, जीवाणु, विषाणु, कवक कैसे दे देगा। तो इसको कैसे भी करके घुमा के पूछ सकता है। तो इसको आप लोग शॉर्ट नोट्स से जैसे या पूरा डिटेल में जैसा आपकी इच्छा हो वैसा नोट्स बना के रखिएगा। इसको समझ के पढ़िए, मैं जितना समझा पा रहा हूँ उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करो, आप इसको समझिए। निर्जीव के ये सारे गुण विषाणु में पाए जाते हैं, सजीव की ये वाले गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। चलिए आप फोटो दिखाता हूँ आपको, ये होता है हमारे वायरस का चित्र देख लीजिए। तो चलिए उसका डायग्राम देख लीजिएगा। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है तो उसको कैप्सिड बोलते हैं, जो प्रोटीन का बना होता है, जो बोले थे ना अभी आप लोग पढ़े थे कि प्रोटीन का बना जाता है, ठीक है। सबसे शुरू में आपको वही चीज़ बताऊं कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना जाता है। यहाँ पे बताया ना विशिष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन का बना जाता है, तो इसका प्रयोग यहीं पर होता है। इसका जो ऊपर का टोपी वाला हिस्सा रहता है ना, कैप्सिड प्रोटीन आवरण का बना होता है, और यहाँ पर इसके DNA और RNA पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये उसका बॉडी होता है, फिर लास्ट में उसका पुच्छ होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनने लगे, आजकल क्वेश्चन बनने लगे, इसको गायब कर देगा, यहाँ पे दे देगा ए, इसको गायब कर देगा, यहाँ पे दे देगा बी, और 4 ऑप्शन दे देगा, ए बराबर ये, बी बराबर ये, ए बराबर ये, बी बराबर ये, और बोलता है ए और बी कौन सा है। तो इसको आपको 4 ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिखेगा, किसी ऑप्शन में वहाँ पे लिखा रहेगा कि ए बराबर और बी बराबर, ए बराबर कैप्सिड और बी बराबर DNA या RNA। तो उसको चुनने के लिए आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो डायग्राम दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से ए और बी को फाइंड कीजिए, या एक भी दे सकते हैं, कोई भी ए या बी या ए को फाइंड कीजिए, ऐसे का कुछ भी घुमा के पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा, आजकल डायग्राम भी देख लीजिएगा, जितना भी पढ़ेंगे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सबके डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो नए पैटर्न में डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको कवर करिएगा, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। विषाणु की खोज सर्वप्रथम रूसी वनस्पति शास्त्री आईबीकी इवानोव्स्की, तो खाली ये बस दे देता है कई बार इवानोव्स्की। तो याद रखिएगा विषाणु की खोज किसने किया है, तो रूस के वनस्पति शास्त्र थे इवानोव्स्की। अब क्वेश्चन कठिन करने के लिए आप पूछ दीजिएगा इवानोव्स्की जो विषाणु की खोज करता है वो किस देश के थे, तो याद रखिएगा रूस के हैं। इसको भी इतना बारीकी से पढ़िएगा, उल्टा भी पढ़ा करिए, केवल नाम भी आपको नहीं पूछेगा, नाम पूछ के आपको पूछ देगा किस देश के वैज्ञानिक थे या वनस्पति शास्त्र थे, याद रखिए रूस के थे, ठीक है। इन्होंने वर्ष 1892 में तंबाकू मोजेक वायरस TMV के रूप में की थी। तो विषाणु की खोज किसने किया थे, तंबाकू में किए थे। तंबाकू में जो मोजेक वायरस पाया जाता है उसके रूप में इन्होंने सबसे प्रथम विषाणु की खोज की थी, तथा बाद में 1995 में वैडेल मेरिडिथ स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया था। तो पढ़े थे हम लोग क्रिस्टल ग्रुप में भी वायरस को पृथक किया जा सकता है, क्रिस्टल ग्रुप में भी बनाया जा सकता है, जिसको ध्यान से दीजिएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल के रूप में किसने वायरस को पृथक किया था, तो याद रखिए 1955 में वैडेल मेरिडिथ
स्टैनले, ठीक है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है अच्छे से, आईबी की इवानोव्स्की और वेडेल मेरीडेथ स्टैनले, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। विषाणु के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूछता है कई बार, तो ये फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे ऐसे सभी फैक्टों को मैं कवर किया हूँ, तो आप पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से आपका क्लास हो जाएगा। वो सीजी टेट लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे ये क्लास को कवर कराया जा रहा है, ठीक है। लेवल इंपॉर्टेंट रहता है। तो विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान कहा जाता है, तथा इवानोव्स्की को वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, जो विषाणु का अध्ययन करते हैं उसको वायरोलॉजी बोलते हैं, और वायरोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है? तो इवानोव्स्की को बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विषाणु जब किसी पोषी के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, मतलब जीवित कोशिका, जो जीवित प्राणी उसके शरीर में प्रवेश करता है, तो कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, तथा ये संक्रमित कोशिकाएं आत्मरक्षा हेतु इंटरफेरॉन नामक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसको समझिएगा, जो हाँ एंटीबॉडी के रूप में काम करेगा हमारे शरीर में। जैसे ही विषाणु हमारे शरीर में जाता है, उसके बाद किया है, जैसे विषाणु हमारे शरीर में जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? सीधा कोशिका, जो कोशिका रहता है हमारे शरीर में, ठीक है, ऐसे 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 कर कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना। तो जैसे ही वायरस जाते हैं कोशिका पे अटैक करते हैं, और कोशिका पे अटैक करेगा भैया, हमारे शरीर में बहुत सारे एंटीवायरस पाए जाते हैं, तुरंत कोशिका क्या करेगा? रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए इंटरफेरॉन नामक पदार्थ बनाता है, इसको छोड़ने लगता है, फिर एक विषाणु वहाँ से भागने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्वयं आत्मरक्षा करता है कोशिका। तो इसको घुमा के पूछेगा आपको, ठीक है। जब विषाणु शरीर में प्रवेश करता है तो हम कोशिका आत्मरक्षा तो किस पदार्थ का निर्माण करती है या उत्सर्जन करती है? तो ये इंटरफेरॉन, ये याद रखिए कि इंटरफेरॉन क्या है, ठीक है। इंटरफेरॉन एक ऐसा पदार्थ है जो विषाणु जब हमला करता है कोशिकाओं पर, तो ये अपनी आत्मरक्षा के लिए कोशिका बनाती है, ठीक है। चलेगा, अच्छे समझ के पढ़िएगा जी। आगे देखते हैं। अब विषाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ विषाणु किससे बना होता है, ठीक है। तो देखिए विषाणु की संरचना, विषाणु में प्रोटीन का आवरण बना होता है, जो आपको पता है ऊपर टॉपर जैसे बना हुआ था। कैप्सिड होता है, और कैप्सिड किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं, मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूँ, याद भी करवा चुका हूँ कि जो ऊपर का ऐसा वाला हिस्सा है वो न्यूक्लिक प्रोटीन का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का बना होता है, जो कैप्सिड भी बोलते हैं उसको। या पूरा कण वीरियन कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो न्यूक्लिक अम्ल वाला जो कण है, देखिए कण मिल के बनता है उसको, तो उसको वीरियन भी बोला जाता है। विषाणु में डीएनए आरएनए में से कोई एक होता है, चाहे तो डीएनए होगा चाहे आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक पाया जाता है ना। तथा ये 10 से 500 मिली माइक्रोन आकार के होते हैं, इतना छोटा होता है, मिली माइक्रोन, ठीक है। तो इसका आकार देखिएगा, ये पूछेगा वायरस का आकार कितना होता है, तो 10 से 50 मिली माइक्रोन। इसको याद रखिएगा, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, इसको अलग से हाईलाइट करके रख लीजिएगा। 10 से 500 मिली माइक्रोन के बीच इनका आकार होता है। 10 से लेकर, चाहे वो 20 पाया जाए, 30 मिली माइक्रोन, तो 10 से लेकर 500 मिली माइक्रोन के बीच इसका आकार होता है। किसका? विषाणु का। किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई भी एक चीज़ पाया जाता है, बस ये 3 चीज़ पाया जाता है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अगला प्रकार देख लेते हैं, विषाणुओं के प्रकार। तो प्रकृति में विषाणु मुख्य 3 रूप में पाया जाता है, बस केवल 3 ही प्रकार है। एक जंतु विषाणु जो डीएनए आरएनए मिलता है, पादप विषाणु जो केवल आरएनए रहता है उसमें, क्योंकि डीएनए पादपों में नहीं पाया जाता, आरएनए मिलता है, तो पादप विषाणु। तीसरा बैक्टीरिया फेज विषाणु, जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो इन तीनों पहले तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा। विषाणु कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जंतु विषाणु, पादप विषाणु, बैक्टीरिया फेज विषाणु। ये तीनों नाम आपको पहले याद होने चाहिए सबसे पहले, ठीक है। आगे देखते हैं, उनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जंतु विषाणु में नाम याद रखिएगा, आर्थोमिक्सो, मम्प्स वायरस आदि इनके उदाहरण थे। 2 नाम याद रखिएगा, आर्थोमिक्सो और मम्प्स। पादप विषाणु ये तंबाकू मैजिक वायरस, जिसके थ्रू ही तो सब पूरा वायरस के बारे में हमको पता चला। सबसे पहले इसी को खोजे थे, पादपों में पाया जाता है, तंबाकू में, ठीक है। तंबाकू मैजिक वायरस। बैक्टीरिया फेज विषाणु में याद रखिएगा, या जीवाणु भोगी भी बोला जाता है, ठीक है। टी2 फेज इसके उदाहरण, टी2 फेज याद रखिएगा, पूछ देगा टी2 फेज किस विषाणु के प्रकार के अंतर्गत आता है, तो बैक्टीरिया फेज विषाणु या जीवाणु भोगी। तो ऐसे करके इसको पूछेगा, इसके उदाहरण है, आपको याद रखें, ज़्यादा नहीं है, 3 4 4 1 1 2 2 बस है, ठीक है। 1 2 3 4 बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलेगा, तो विषाणु प्रकार पढ़ लिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
पूरे ऐसे करके हम लोग पूरा पॉइंट को पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरे क्लास कवर करेंगे, जितना ज़्यादा क्लास करवा पाऊँ मैं। बाकी क्लास का तो कोई ऐसा हम लोग वादा नहीं किए थे, लेकिन आप लोग को उत्साह, आप लोग को जोश, आप लोग की तैयारी, आप लोग के सिलेक्शन के लिए, आप लोग जो भी आपको चाहिए वो हर चीज़ मैं देने के लिए प्रोवाइड हूँ। ठीक है, हर चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करो जो आप बोल रहे हैं। आप लोगों ने बोला कि साइंस का भी क्लास करवा लो, चलिए लेके आ गए। साइंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन बने, उन सभी को मैं कवर करा देता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, भले छोटा क्लास हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ कवर करेंगे, चलेगा। विषाणु के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। 1967 में रेमर और डियनर ने वायराइड की खोज की थी। इसमें प्रोटीन आवरण नहीं होता बल्कि आरएनए के खंड होते हैं। नारियल में कदंग कदंग रोग इन्हीं के कारण होता है। तो ये वाला एक फैक्ट याद रखिएगा। पूछता है नारियल में कदंग कदंग रोग किसके कारण होता है, तो ये पाया जाता है रेमन और डियनर ने खोजा था, वायराइड की खोज की थी, वायराइड के कारण पाया जाता है। इसमें आरएनए के खंड होते हैं, डीएनए नहीं पाया जाता, प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, इसमें आरएनए के खंड होते हैं। तो ये पूछ सकता है, या इसको ऐसे भी पूछ देगा, नारियल में विषाणु के कारण कौन से रोग होते हैं। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा पढ़िए। आप कुछ भी थ्योरी पढ़ें, कहीं किसी भी बुक से कहीं भी क्लास करें, तो उसके जितने संभावित क्वेश्चन आपके दिमाग में बनने लगे, जिस दिन आपके दिमाग में क्वेश्चन बनने लगेगा, मान लीजिएगा आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। जैसे यहीं से पूछ देगा कदंग कदंग रोग किस में होता है, तो नारियल में होता है। कदंग कदंग रोग किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। नारियल में विषाणु का कौन सा रोग होता है, कदंग कदंग। तो इसको 10 प्रकार से घुमा के पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अलग फैक्ट, थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा है, इसमें याद करने वाले ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको, तो थोड़ा सा घबराना नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे, एक एक को कंप्लीट करेंगे। स्टेनले प्रूसिनर ने प्रियॉन वायरस की खोज की। ये नाम याद रखिएगा, उच्चारण ध्यान से देख लीजिएगा। उच्चारण थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा सा गलत हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उच्चारण को नहीं, वर्तनी को ध्यान में रख के रखना है। स्टेनले प्रूसिनर ने प्रियॉन वायरस की खोज की। अब ये क्या होता है, किसमें पाया जाता है, इसको देख लेते हैं। 1997 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था किनको, स्टेनले प्रूसिनर को। किस लिए, प्रियॉन वायरस की खोज की थी। इसमें न्यूक्लियर अम्ल का अभाव होता है, भेड़ों का स्क्रैपी रोग तथा गायों का मैड काऊ रोग इन्हीं के कारण होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों का खोज किसी किसी वैज्ञानिक ने किया, उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, टफ लेवल में अगर ले जाना चाहेगा तो इन्हीं से क्वेश्चन बनाएगा। बोल देगा वायरस के कारण भेड़ों में कौन सा रोग पाया जाता है, स्क्रैपी रोग पाया जाता है। वायरस के कारण गायों में कौन सा रोग पाया जाता है, मैड काऊ रोग पाया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज किसने किया था, स्टेनले प्रूसिनर ने। कौन से वायरस के कारण दे देगा, किस वायरस के कारण भेड़ों में स्क्रैपी रोग पाया जाता है, यह गायों में मैड काऊ रोग। तो वायरस का नाम याद रखेंगे, प्रियॉन वायरस। ठीक है, मैं हर प्रकार को बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकता है, और आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप लोग पढ़ेंगे तो इसी प्रकार पढ़ा करें। आगे देखते हैं। नीले हरे शैवालों को साफ करने के लिए जिन विषाणुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें साइनोफेज कहते हैं। तो नीले हरे वायरस जो शैवाल पाया जाता है, मतलब वो जो पाया जाता है ना, आप लोग काई भी बोलते हैं, काई। ठीक है, तालाब में पाया जाता है शैवाल, तो उनको साफ करने के लिए जिन विषाणु का प्रयोग किया जाता है साइनोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है जहाँ पे ज़्यादा काई जमा है, शैवाल, वहाँ साइनोफेज नाम विषाणु डाल दोगे उसको चट करके साफ कर देता है, खा जाता है उसको। ठीक है, साइनोफेज। बैक्टीरिया फेज के कारण ही गंगा जल सदैव स्वच्छ बना रहता है। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन भारी इंपॉर्टेंट है, कोई भक्ति भावना से, धर्म से जोड़ के हम लोग इसको बस देखते हैं। वैज्ञानिक फैक्ट के अंदर अगर हम लोग नहीं पढ़ते, जब गंगा जल आप लोग देखे होंगे घर में आप लाते हो तो उसको 1 साल रखो, 10 साल रखो, बॉटल में ख़राब ही नहीं होता, और हम लोग बोलते हैं ये भगवान है, ये है दुनियादार, उसका धार्मिक। लेकिन वैज्ञानिक रूप में हम लोग उसको समझना नहीं चाहते। वैज्ञानिक रूप में जब उसको समझने की कोशिश किया गया, जब उसका लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया, तब पाया गंगा जल में बैक्टीरिया फेज नामक, जो बैक्टीरिया फेज के कारण जो विषाणु पाए जाते हैं वो उनमें उपस्थित होता है, जिनके कारण वो जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है। वो वायरस, बैक्टीरिया फेज वाला जो वायरस होता है, जो भी जीवाणु आता है उसको तुरंत खा जाता है। आपको पढ़े ना, बैक्टीरिया फेज में क्या करता है, जो वायरस होता है वो जीवाणु को खाता है। ठीक है, इसीलिए जीवाणु भोगी भी बोला जाता है। पूरे पढ़े थे, बैक्टीरिया फेज वायरस को जीवाणु भोगी भी बोला जाता है। तो जैसे ही जल में, जो गंगा जल होता है, उसमें कोई भी जीवाणु उत्पन्न होता है उसको ख़राब करने के लिए उसको फटते बैक्टीरिया फेज जो वायरस होता है वो खा जाता है। इसलिए जो गंगा जल है वो सदा स्वच्छ बना रहता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद करके रखिएगा, आगामी पेपर में इसको पूछा जा सकता है, ऐसे ऐसे फैक्ट, क्योंकि अभी गंगा को सफाई को लेकर, गंगा माता को लेकर बहुत सारे अभी चल रहे थे करेंट में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपसे मत बोले गंगा जल क्यों ख़राब नहीं होता, पूछिएगा अपने आसपास अपने टीचर लोगों से, सर गंगा जल क्यों ख़राब नहीं होता।
आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, कोचिंग पढ़ते होंगे, वहाँ पूछिएगा ऐसा गंगा का जल क्यों ख़राब नहीं होता। अगर वो सही जवाब दे रहे हैं मतलब वो सही तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, सही लेवल में ले जा रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया फेज वायरस के कारण गंगा का जल ख़राब नहीं होती, ये आपको पता होना चाहिए। आप पता हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1892 से 1906 में गोर्नरी या पाश्चर ने स्मॉल पॉक्स चेचक वायरस की खोज की। जो स्मॉल पॉक्स होता है ना, जिसको हम लोग चेचक बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, तो उसका क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में किसने खोज किया, तो याद रखिएगा 1892 से 1906 तक ये खोज चल रहा था। गोर्नरी और पाश्चर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने स्मॉल पॉक्स और चेचक के विषाणु की खोज की थी। आगे देखते हैं, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1901 में रीड ने पित्त ज्वर विषाणु की खोज की। तो इसको अलग टेबल टिप के बना लीजिएगा और एक एक बार अभी लिखेंगे, एक एक बार क्लास में सुन रहे हैं, उसका जब टेस्ट होगा फिर से रिवाइज़ करिएगा, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको देखते साथ याद आएगा। ऐसे तो याद नहीं होगा पूछने पे, लेकिन ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1901 में रीड, वैज्ञानिक का नाम है रीड, ने पित्त ज्वर, जो पीला बुखार होता है ना, पीलिया टाइप का, उसकी खोज की थी। 1908 में पापर ने पोलियो वायरस की खोज की। तो हर एक एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट, इसको समझाने वाला कोई चीज़ नहीं, याद करने वाला है। पोलियो वायरस की खोज किसने की, पापर ने। कब की, 1908 में। 1955 में जॉन साल्क ने, 1960 में एल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन विकसित की। देखिए, तो ये दोनों चीज़ पोलियो के बारे में याद रखिएगा, पोलियो के बारे में पूछ सकता है, बनेंगे यहीं से क्वेश्चन बनेगा। पोलियो वायरस की खोज किसने की, 1908 में पापर ने, फिर 1955 में जॉन सॉल्क ने, तो 1960 में एल्बर्ट साबिन ने, दोनों ने फिर मिल के पोलियो वैक्सीन विकसित की। तो दोनों ने पोलियो वैक्सीन बनाया अपना अपना, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1915 में ट्वार्ट और हैरेली ने बैक्टीरियोफेज की खोज की। तो हम लोग पढ़े ना, बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा का जल खराब नहीं होता। बैक्टीरियोफेज को ही जीवाणु भोगी बोलते हैं, जो भी जीवाणु उत्पन्न उसको खा जाता है वो, ठीक है। आगे देखते हैं, 1938 में प्लाज ने मीजल्स खसरा के विषाणु की खोज की। तो इतने सारे हैं आपको बीमारी वाले, इसको अच्छे से याद रखिएगा भाई, इससे क्वेश्चन बनेंगे। इसको बढ़िया से अच्छे से नोट्स बनाइए, किसमें कौन सा बीमारी पाया जाता है, किसने उस बीमारी की खोज की, ये सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलेगा थोड़ा सा और देख लेते हैं, विषाणु जनित रोग देख लेते हैं, वायरल प्लांट डिसीज, ठीक है। विषाणु और उनके प्रभाव का अध्ययन करने के आधार पर ज्ञात होता है कि कुछ क्षेत्रों में विषाणु लाभदायक भी होते हैं। जैसे कि आपको मैं सही शुरू में बताया था कि विषाणु दो प्रकार से काम करते हैं, कुछ हमारे लाभ के लिए काम करते हैं, कुछ हमारे नुकसान के लिए। लाभ के लिए जैसे बहुत सारे, जैसे गंगा जल को ख़राब होने नहीं देता, ठीक है, और बीमारी के लिए बहुत सारे बीमारी होते हैं, ठीक है। इसको आगे पढ़ेंगे दोनों को। तो कुछ क्षेत्रों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मेन जो हमारे एग्जाम में आता है, जो हमारे पेपर में बन सकता है, विषाणु मानव रोग का विवरण अग्र प्रकार से। तो क्या क्या बीमारी हमारे अंदर होता है विषाणु के कारण, ठीक है। चलिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोग का नाम और किस विषाणु के कारण होता है। इसको टेबल फॉर्म में आप लोग याद कर लीजिए, बहुत शानदार तरीके से कलेक्शन का क्लाइन जितना भी है इसी से क्वेश्चन बनना रहता है। खसरा, सबसे पहले देखेंगे खसरा। खसरा बीमारी का नाम है, किस विषाणु के कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस। तो खसरा किसके कारण होता है, पैरामिक्सो वायरस। रेबीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेबीज बार बार पूछा जाता है। रेबीज किस वायरस के कारण होता है, रैबिडो वायरस, ठीक है, रैबिडो याद रखेंगे, रैबिडो वायरस के कारण रेबीज होता है। स्वाइन फ्लू एक ज़माने में बहुत चला था, स्वाइन फ्लू जो उनको हो रहा था, सुअरों को हो रहा था, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू फिर इसे मानव में फैलने लगा था। किस वायरस के कारण होता है, H1N1 वायरस, ठीक है, याद रखेंगे। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है। जुकाम क्यों होता है, सर्दी क्यों होता है, तो राइनो वायरस के कारण। याद रखिएगा आप लोग को, हम लोग को जो जुकाम होता है, सर्दी होता है, किसके कारण होता है, राइनो वायरस। तो ये हमेशा उसमें आपके वायु में उपस्थित होता है, जो हमारे नाक में चले जाता है, जिसके कारण हमको साइनो वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो इसके कारण हमको जुकाम होने लगता है। तो जुकाम याद रखिएगा, साइनो वायरस, राइनो है ना, राइनो, साइनो बोलो, राइनो वायरस। आगे देखेंगे हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, ये पॉक्स वायरस के कारण। ये तो नाम से ही उस वायरस है, जो नाम वाले हो तो जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे चेचक हो गया, पॉक्स वायरस, क्योंकि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बोलते हैं ना उसको। हेपेटाइटिस वायरस। पोलियो, ये पोलियो वायरस के कारण होता है। गलसुआ, कंठमाला रोग, गले में जो हो जाता है, उसको मम्स भी बोलते हैं, इसीलिए इसको मम्स वायरस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर है ब्रोंकाइटिस या श्वसनी रोग, जो हमारे फेफड़ों में होता है, ब्रोंकाइटिस।
तो ये किसके कारण होता है? ब्रोंकाइटिस या श्वसनी रोग। तो पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस या रियो वायरस के कारण होता है। सबको आप जब टेबल बना के नोट्स बना लेंगे, उसका एक बार 2 बार पढ़ेंगे तब जो आपको याद होगा ना। मैं तो अभी आपको बस बता रहा हूँ किस लेवल पर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, करके इसको नोट्स बनाना है। इसको याद करने की जवाबदारी आपकी है भाई, ठीक है। याद मैं नहीं करा सकता, साइंस है, पूरा फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। पीला बुखार, येलो बुखार किसके कारण होता है? कॉक्सेकिया वायरस के कारण, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, ये आर्थोमिक्सो वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा ये पूछा गया है कई बार, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? किस विषाणु के कारण? तो आर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है। इसको लास्ट में नोट्स बना ही लीजिएगा टेबल के फॉर्म में। हर्पीस सिम्प्लेक्स, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होता है। डेंगू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेंगू, ये डेंगू वायरस के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? तो ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस, ठीक है, HTLV भी बोलते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स, ये वेरिसेला वायरस, ठीक है, छोटी बुखार वाला, वो उसको अलग याद रखिएगा, यहाँ पे पढ़े ना। चेचक स्मॉल पॉक्स, ये पॉक्स वायरस के कारण होता है, लेकिन एक और नाम याद रखिएगा इसको भी, चिकन पॉक्स, ये वेरिसेला वायरस के। तो देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से लगाइएगा इसको, ठीक है। चिकन पॉक्स, वेरिसेला वायरस। और वायरल इंसिफेलाइटिस, ये अरबी वायरस। ये 16 तो है, 16 तो मैंने ज़्यादा नहीं, 4-5 ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 16 में से आपको पूरा नोट्स बनाना है। इन 16 को एक चार्ट के रूप में बना के चिपका दीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, इससे क्वेश्चन फंसते ही हैं, ठीक है। चाहे पर्यावरण में भी फंस जाता है ना ये, तो वर्ग 3 वाले भी इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। आपके भी ध्यान दीजिएगा, ये क्लास वर्ग 2 के लिए नहीं है, ये वर्ग 3 के लिए भी है। वर्ग 3 में सामान्य ज्ञान में आपका विज्ञान दिया हुआ है, 10 नंबर में आपको विज्ञान के अंतर्गत ये आ जाएगा। तो सहायक शिक्षक दोनों बैच वाले क्लास देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग आगे करेंगे कवर, ठीक है, चलेगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक फैक्ट, एड्स की जांच किससे होती है? एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होते हैं, ठीक, चलेगा। अब इसको और देख लेते हैं, विषाणुओं का वर्गीकरण। DNA विषाणु, और आपको बताया था विषाणु में किसी में DNA पाया जाता है, किसी में RNA पाए जाते हैं। तो DNA विषाणु वालों को देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले DNA विषाणु में एडिनो वायरस, ठीक है, ये इसके द्वारा कौन सा रोग होता है? एडिनो वायरस के कारण श्वसनीय क्षेत्र, जो हम लोग का सांस लेने वाला है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये संक्रमण करता है। हेमस्टर्म या मैलिग्नेट ट्यूमर, ये नाम याद रखिएगा, एडिनो वायरस। मेन यहाँ पे ये पूछ देता है एडिनो वायरस कौन सा विषाणु है? DNA विषाणु, RNA विषाणु, याद रखिएगा DNA विषाणु है, एडिनो वायरस। अगला है पार्वो वायरस, ठीक है, पार्वो वायरस, ये उल्टी दस्त का कारण होता है। जो हम लोग को उल्टी दस्त होता है तो किसके कारण होता है? तो DNA विषाणु पाया जाता है हमारे में, पार्वो वायरस, ठीक है। मनुष्यों में हेपेटाइटिस A भी उत्पन्न करता है। तो 2 चीज़, उल्टी दस्त और हेपेटाइटिस, ये दोनों उत्पन्न होता है पायरो वायरस के कारण। अगला है हर्पीज वायरस, ये हर्पीज बीमारी के कारण, ठीक है। अब देखते हैं DNA वाले, DNA वाले ही देख रहे हैं ना, ठीक है। चौथा है पैपो वायरस, ये मनुष्य में मस्सा उत्पन्न करते हैं। जो मस्सा उत्पन्न हो जाता है ना, जिसको काटना पड़ता है, थोड़ा सा गोला सा गांठ टाइप का बन जाता है शरीर में, उसको मस्सा बोलते हैं। तो पैपो वायरस के कारण मस्सा बनता है शरीर में, याद रखिएगा। पॉक्स वायरस, चेचक, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, ये दोनों होता है पॉक्स वायरस के कारण, ठीक। तो ये हम लोग ने पढ़े DNA वायरस 5 प्रकार के। अब हम लोग देखते हैं RNA वायरस के कारण कौन सी बीमारी होता है। तो ये पूछता है, इसको अच्छे से बना के पढ़िएगा भाई। एंटीरो वायरस, इसके कारण पोलियो होता है। राइनो वायरस, ये RNA पाया जाता है इसमें। राइनो वायरस में साधारण जुकाम होता है, मैं आपको बताया था जुकाम के लिए राइनो वायरस। अब वो कौन सा कैटेगरी में आता है? RNA विषाणु के अंतर्गत आता है, RNA पाया जाता है उसमें, ठीक है। फिर अगला टोगा वायरस, टोगा वायरस में पित्त ज्वर, जर्मन मिसेज, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पित्त ज्वर आपको पूछता है, इसको याद रखिए, पित्त ज्वर टोगा वायरस के कारण होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है? तो यह आपका पाया जाता है आर्थोमिक्सो वायरस, जो ऊपर पड़े उसी का है, बस उसको हम लोग उसी चीज़ों को दोबारा हम लोग ने इस फॉर्मेट में कैटेगराइज किया, RNA और DNA कौन सा है, RNA कौन सा है, उसको फिर से किए हैं। तो वही चीज़ बार बार हो रहा है, तो आपको बार बार इसको जब लिखेंगे, नोट करेंगे, आपको याद हो जाएगा। मम्स, जो कंठमाला रोग होता है गले में, वो पैरॉक्सी वायरस के कारण होता है। रैबीज, ये रैब्डो वायरस के कारण होता है। मेनिंजाइटिस, ये एरेना वायरस के कारण होता है। श्वसन क्षेत्र का संक्रमण, जो सांस लेने में बीमार, कोरोना वायरस के कारण होता है, इसको पूछ सकता है। कोरोना वायरस के कारण कौन सी बीमारी होता है? ऊपरी श्वसन क्षेत्र में संक्रामक आ जाता है, संक्रमण हो जाता है हम लोग श्वसन क्षेत्र में, ठीक है। बस इतने ही आज फैक्ट करते हैं, लगभग आधा घंटा हो गया है क्लास।
ये बहुत सारे फैक्ट हो गए, सभी को आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिएगा। वायरस पूरा कंप्लीट हो गया, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, सभी लेवल के क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। हमारा विषाणु कंप्लीट हुआ, हम लोग सिलेबस के अनुसार ही क्लास कर रहे हैं ना। मैं बोला हूँ कि हम लोग वही चीज़ कराता हूँ मैं जो आपके सिलेबस में। सूक्ष्म जीव के अंतर्गत वायरस को पढ़ें आज हम लोग, ठीक है। एक क्लास में एक फैक्ट किए, जीवाणु कवक को भी कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कितना भी थ्योरी पढ़ लो, अब जितना भी मैं थ्योरी पढ़ाऊँ उससे जितने समय क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी है। एक बार अभी टेस्ट हो गया होगा तो अगले टेस्ट में फिर से कवर करेंगे इन सब क्वेश्चनों को हम लोग बैच में, ठीक है। तो जिन लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, आज अंतिम रूप से मैं बार बार बोल रहा हूँ जुड़ जाइएगा। आपका फीस वही लगना है, चाहे विज्ञापन आने के बाद अगर आप जुड़ेंगे तो भी वही फीस लगेगा आपका 699, 799, 1299, या आज से जुड़ेंगे तो भी वही फीस लगेगा। तो अभी आप टेस्ट नहीं दिला पा रहे हैं, आपका डेट वेट का पेपर चल रहा है, तो भी आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो भी चीज़ आपके बैच में आएगा वो आपको एक्स्ट्रा मिलते रहेगा, ठीक है। आप 1 महीने बाद जोड़ेंगे तो भी आपको पैसा उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन 1 महीने के बीच में जितना सारी चीज़ें वो छूट जाएगी। अगर 1 महीने बाद जोड़ेंगे तो आपका ये नुकसान होगा, इतना सारा प्रैक्टिस। इसीलिए आज जुड़िए, आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा हम आपका जवाबदारी ले रहे हैं भाई। ऐसा तो नहीं है बाकी लोग जैसे एक बार जल्दी बैच ज्वाइन कर लिए, 30-25 टेस्ट करवा दिए, छुट्टी। हमको तो रिजल्ट चाहिए, हमको आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। चलेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए। जिन लोग भी साइंस की क्लास का वेट कर रहे थे, साइंस की क्लास शुरू हो चुका है, तो दबा के प्रैक्टिस कीजिए, बैच से जुड़िए, तैयारी अच्छे से कीजिए, रिजल्ट हमको भी दीजिए, आप भी सिलेक्शन लीजिए, फिर बहुत शानदार तरीके से आगे तैयारी और करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं। और एक चीज़ और, हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपके आसपास जिन लोग भी होंगे या आप और छात्र और शिक्षक ये सब भी तैयारी कर रहे हैं तो एक साथ कंप्लीट। अब अलग अलग एग्जाम की तैयारी अलग अलग नहीं कराएंगे, एक साथ है, प्रतिदिन टेस्ट होगा उसमें, ठीक है। डेली एक एक टॉपिक डलेगा, सुबह डलेगा, शाम को टेस्ट होगा, सुबह टॉपिक शाम को टेस्ट, सुबह टॉपिक शाम को टेस्ट, पूरे महीने के 30 दिन चलेंगे। जो हम लोग का पहले 60 रुपये महीने वाला जो चलता था वही बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डिटेल ले लीजिएगा। अगर आप लोग CGPSC प्रीलिम्स का, CGP के सभी एग्जाम की तैयारी करें, आपके आसपास जो भी तैयारी करें उनको बता दीजिएगा। अब हम लोग का जैसा तैयारी कराएं उसी पैटर्न में सर CGP का, CGPSC प्रीलिम्स का भी तैयारी स्टार्ट करवा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन उसमें भी करवा लीजिएगा, डेट लीजिएगा डिटेल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।